अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2.5 साल के बाद वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी वज़रा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का ख्याल आ गया है। आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा की कारकर्दगी और उन्हें अहदाफ सौंपने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या हमें तजुर्बा नहीं है। अब कारकर्दगी का वक्त आ गया है। हमें तो 3 महीने सिर्फ समझने में ही लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठकर देख रहे थे, जब हुकूमत में आए तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वज़ीर-ए-आज़म के नज़दीक किसी भी नई हुकूमत को इस तरह इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, इसको पूरी ब्रीफिंग दी जानी चाहिए, ताकि जब आप अपने दफ्तर संभालें तो आपको पूरी तरह से पता हो कि मैंने किस एजेंडे पर अमल दरामद करना है। और जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद आपको हुकूमत संभालने से पहले पूरा वक्त मिलना चाहिए, ताकि आप खुसूसी तौर पर हुकूमत की तैयारी करें कि आपको गवर्नेंस कैसे करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को ये भी कहा कि वो अपने ऊपर दबाव डालें और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इन पर वजारतों की जांच पड़ताल की जाएगी। हर वजारत अपने ऊपर भी दबाव डालेगी कि हमें अहदाफ पूरे करने हैं। सियासी तज्जियाकार अब ये समझ रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत अपनी कारकर्दगी से परेशान है तो दूसरी तरफ हुकूमत की ये खुशकिस्मती है कि अपोजिशन को करप्शन में के संगीन मुकदमात का सामना है। मुल्क में अपोजिशन जमातें सियासत करने के लिए अपनी अखलाकी साख खो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो PDM असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान कर रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन की अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब कर रही है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म को सेलेक्टेड समझते हैं तो दूसरी तरफ उनकी अपनी ही जमात के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी उन्हें सेलेक्टेड करार दे रहे हैं। एक तरफ मुल्क में कोरोना फैल रहा है मगर दूसरी तरफ PDM मुल्क भर में रैलियां निकालने का शेड्यूल जारी कर रही है। अगर अपोजिशन के एहतसाब की हम बात करें तो आज नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया और उनके ख़ानदान के अफराद के असासे कुर्क करने की रिपोर्ट जो है ये अदालत में जमा करवाई। दौरान समात शहबाज शरीफ की जानिब से मुनासिब तिब्बी मुआयना न मिलने की शिकायत भी उन्होंने की, जबकि दूसरी तरफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अपोजिशन तो इस एहतसाब को इंतकामी कार्रवाई समझती है। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत से मुतालिक NRO मांगने के शवाहिद भी पेश किए गए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई का ये जो सिलसिला है ये लग रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा। मगर सवाल ये है कि जो वज़रा 2.5 साल में कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सके, अब वो कैसे परफॉर्मेंस देंगे। जो आपने टारगेट सेट किए थे 5 सालों के हवाले से, 2.5 साल तो गुजर गए और आपने काम परफॉर्म नहीं कर सके, तो 2.5 सालों में 5 सालों के टारगेट आप कैसे पूरे करेंगे, बड़ा अहम सवाल है। सवाल ये भी अहम है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं थे तो क्या PTI के मंशूर में जो वादे किए गए वो फिर झूठ पर मबनी थे क्या? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जब से आज से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज ख़िताब किया और ये कहा कि 2.5 साल के बाद अब हमें परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्मेंस करने का वक्त आ गया है, तो बड़ी एक तरह से तनकीद भी हो रही है कि क्या 2.5 साल के बाद अब ये महसूस हुआ है कि परफॉर्मेंस करने का वक्त आ गया है। 2.5 साल जो गुजर गए उसे क्या हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी कहा जाए, नाअहली कहा जाए, ना तजुर्बाकारी कहा जाए। उन 2.5 सालों का हिसाब कौन देगा? वो जो 5 सालों के टारगेट हुकूमत ने सेट किए थे, अगर वो 2.5 साल में पूरे नहीं हुए तो मजीद जो 2.5 साल है वो उसमें 5 सालों के टारगेट कैसे पूरे करेंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए शाजिया, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में वो कल्चर दे रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं। ये आपने पहले तो किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात नहीं सुनी होगी। ना नवाज शरीफ साहब ने कभी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की होगी, ना पहले साल के बाद, ना दूसरे, ना तीसरे, ना चौथे। हाँ, 5वें साल में ये कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया गया और फिर ये इशारे करते हैं कि हमें फलाने काम नहीं करने दिया, हम बड़ा काम करना चाहते थे। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंटिन्यूसली अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं। आपके सामने अगर आप ये कहें कि पहले 2.5 साल में काम नहीं किया, तो क्या जो मईशत नून लीग ने पूरा जोर लगा के 25 अरब की एक्सपोर्ट को 20 अरब पे लेके गए और हमने पहले 2 सालों में उस एक्सपोर्ट को, ये इन्होंने 5 अरब कम की, 25 से 20 अरब की, और हमने उसको पहले 2 सालों में पॉजिटिव कर दिया आके, तो ये काम नहीं हुआ। क्या अगर हम देखें
तो जो हमने 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो आज $500 बिलियन का तकरीबन सरप्लस है। क्या वो काम नहीं हुआ? जो 37 अरब का तजारती खसारा था वो कम करके क्या काम नहीं हुआ? स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट दुनिया में दूसरे नंबर पर तेज तरीन और एशिया में पहले नंबर पर तेज तरीन तरक्की करने वाली मार्केट बनी, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कई फोल्ड पहले से ज्यादा इजाफा हुई। आज आपके यहाँ आप गाड़ियों की बात करें, आप मोटरसाइकिल्स की गाड़ियां 10% ज्यादा बिक रही हैं, मोटरसाइकिल 12% ज्यादा बिक रहे हैं, सीमेंट 25% ज्यादा बिक रहा है, खाद 18% ज्यादा बिक रही, पेपर 6% पेपर 9% बिक रहा है, केमिकल 6% बिक रहा है। ये क्या तरक्की नहीं हो रही? काम नहीं हो रहा? प्राइम मिनिस्टर इससे भी आगे काम चाहते हैं, वो इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी अगले तैयारी साल नहीं वो थी। फिर कहेंगे ये बात, उन्होंने मैं उनकी कहा, टीम में काम करता हूं। मेरी बात सुने, उन्होंने कहा हमें तो हम जब हुकूमत से बाहर बैठ के जो चीजें जिस तरीके से देख रहे थे, जब हम हुकूमत में आए तो वो तो सब कुछ मुख्तलिफ था। हमें तो अपनी टीम उस तरीके से बनाने का वक्त ही नहीं दिया गया। उन्होंने अमरीकी सिस्टम की जो है ना वो मिसाल दी, जो बाइडन की मिसाल दी कि उनको टीम बनाने के लिए 2 महीने गए, वो तो अपनी टीम बना रहे हैं। तो एक तरह से वो एतराफ कर रहे हैं कि उन्हें उनकी तैयारी नहीं थी, आप लोगों की तैयारी नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मंशूर बनाए जाते हैं, जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो वो कैसे बगैर प्लानिंग के बन जाती हैं? कैसे बनती हैं वो चीजें? आपने देखना ये होता है कि गिवन एनवायरनमेंट जो किसी को मिला उसके अंदर उसने कैसे परफॉर्म किया, गिवन एनवायरनमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज थे उसके साथ कैसे परफॉर्म किया। आपकी जो टीम है और स्टीवन सेकर की टीम, ये फर्क है। आपका चैनल और उनका चैनल फर्क है। आपका जो हम एनालिसिस करेंगे वो आपके गिवन रिसोर्सेज, आपकी गिवन जो रीच है, फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर हम करेंगे। तो हर एक का एहतसाब जो है वो जो बाइडन का करना है तो उनके नीचे अमेरिका की पूरी मशीनरी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नीचे वो पाकिस्तान की मशीनरी है जिसको जरदारी नवाज शरीफ लूट के गए थे। 25 अरब की एक्सपोर्ट 20 अरब करके गए थे। आपका करंट अकाउंट खसारा 20 अरब करके गए थे। जो आपका तजारती खसारा 37 अरब करके गए थे। 6 हफ्ते के आपके पास 50 लाख घर। तो आपने मुआवजा यहां से करना है। मैं अब ये मवाजना नौकरियों का और घरों का मवाजना मैं नून लीग या पीपल्स पार्टी से नहीं कर रही। मैं सवाल वो पूछ रही हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक्तदार में आने से पहले इस अवाम से कुछ वादे किए थे। मैं वो सवाल पूछ रही हूँ, मैं कंपैरिजन में नहीं जा रही। अवाम ने आपसे वो पूछना है जो आपने उनको कहा था, जो आपने उनसे वादा किया था। तो सवाल ये है कि 2.5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर नहीं हो सके। आइंदा आने वाले 2.5 सालों में ये टारगेट हुकूमत कैसे पूरा करेगी? अब आप देखिए कि पहली बात तो आप अपने सवाल पे दोबारा से जब गौर करेंगी तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि आप ये कह रही हैं कि जो एक हुकूमत 5 साल की टर्म पे आई, आप उन्हें कह रही कि आपने 2.5 साल में ये नहीं किया। तो पहले तो जिस मेरा मतलब शुरुआत ही नहीं हुई ना, किसको 1 करोड़ नौकरियां मिली। मेरा मतलब है कि कुछ भी आधा भी नहीं हुआ। सुन लीजिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि हम असल में हमारा प्रॉब्लम ये कि हम सारे स्टूडियोज में बैठ के प्रोग्राम करते हैं ना। आपके जो 12-14 टॉप के प्रोग्राम से बताइए किसने लास्ट टाइम हायर एजुकेशन पे जाके ग्राउंड में कोई तहकीकाती रिपोर्ट की, किसने इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाके तहकीकाती रिपोर्ट की, किसने एग्रीकल्चर में जाके कोई तहकीकाती रिपोर्ट के ऊपर की, किसने वुमेन प्रॉब्लम्स के ऊपर जाके तहकीकाती रिपोर्ट की, किसने लेबर इश्यूज के ऊपर जाके कोई तहकीकाती रिपोर्ट की, किसने पाकिस्तान की ट्रांसपोर्टेशन पे जाके कोई तहकीकाती। अगर आप देखी होती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, तो आपको बहुत सारी चीजों की मालूमात होती है। अभी आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आपके यहां इस टाइम 70 मिलियन जो स्क्वायर फुट है उसके मंसूबे जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को या अप्रूव हो चुके हैं या वो पाइपलाइन में जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है। 10,000 स्क्वायर फुट के ऊपर 33 नौकरियां आती हैं। ये दुनिया की प्रूवन रिसर्च है। 10 उसके अंदर स्किल्ड नौकरियां होती हैं और 23 अनस्किल्ड होती हैं। ये 70 मिलियन को देखें तो सिर्फ पंजाब के अंदर तकरीबन 4 से 5 लाख नौकरियां सिर्फ डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन की साइड पे होंगी। फिर पीछे सरिया बनता है, सीमेंट बनता है, टाइल बनती है, दीवारें, उसकी जो दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं, उनकी हुक्स, नॉब्स, वो सब उनकी भी आप एम्प्लॉयमेंट को कई फोल्ड, तो ये कुछ 25-30 लाख या 20 लाख एम्प्लॉयमेंट तो आपको एक बड़ा लार्जर, ये जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन्वॉल्व है हाउसिंग के पीछे, कंस्ट्रक्शन के पीछे, सीमेंट इंडस्ट्री, आपका सरिया की इंडस्ट्री, इसके अंदर आपकी होंगी। इसी तरह आपने फैसलाबाद में देखा कि जहां 50,000 लूम बंद हो गई थी और वो कबाड़ के भाव बिक रही थी, वो 50 भी रिवाइव हुई और अब नई 30,000 लूम भी आ रही है। तो
अगर आप सिर्फ 30,000 और 80,000 लूम को देखें और इनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट देखें, पर लूम पे 5 बंदे लगाएं, तो आप देखें कितने लाख यहां से फोल्ड। फिर एक्सपोर्ट सेक्टर आपका चल गया है, आपके 120-130% पे उनके पास ऑर्डर्स हैं। अब मेरी भी सुन लेना, आपने कहा आपने इस पर तहकीक की, जी। बिल्कुल की। जब भी ज़राअत पर बात करें आपका किसान नाराज होता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सवाल उठते हैं आपकी बीआरटी पर, जिसको धक्का लगाएं तभी वो स्टार्ट होती है, कभी जल जाती है, कभी चलते चलते रुक जाती है। तो बात वो करें जिसका आपके पास भी कोई जवाब हो, सिर्फ ये नहीं कि अगर एंकर कोई सवाल कर रहा है तो उसके जवाब में आप वो सवाल कर दें जिसका आप लोगों के पास भी जवाब ना हो। नहीं, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। देखिए, आपने अभी एग्रीकल्चर की बात की, तो शाजिया अगर आप देखें पाकिस्तान के पिछले 20 साल में, तो जितना किसान के लिए बेहतर एनवायरनमेंट, मैंने दोबारा कहा कि मुझे पता है मेरे दोस्त, आप भी दोस्त हैं, आप लोग गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन अगर आपने वाकई, मैं क्योंकि गांव का रहने वाला हूं, इसलिए नहीं कि मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिर्फ, अगर आपने वाकई ग्राउंड पे, मैं बल्कि आपको दावत देता हूं कि 2, 4, 5 गांव में जाके, क्योंकि आप शहर की आवाज हमेशा सुनाते हैं, गांव की आवाज भी सुनाएं। 2, 4, 5 गांव में बैठ के, वहां पर किसी थड़े पे बैठ के, किसी चौक में बैठ के वहां पे प्रोग्राम करें, किसान के आपको मसले वहां पर असल समझ आएंगे। ये पिछले साल और इस दफा पहली दफा हुआ है कि जो शुगर मिल्स हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में शुगर मिल्स टाइम पे चली थी? कभी मुझे पिछले 20 साल में एक दफा का बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं आपको, इस दफा चली? कभी मिल्स ने, जो किसान थे उन्हें बैंक अकाउंट्स के थ्रू पैसे दिए थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में? नहीं दिए, पहली दफा दिए हैं। पिछली दफा जो शुगर सीजन खत्म हुआ, आप मुझे बता दीजिए कि विद इन 60 डेज तमाम किसानों के, जब मैं तमाम कह रहा हूं तो 95% किसानों के सारे पैसे पे हो गए कि नहीं? क्या ये पाकिस्तान में हिस्ट्री में पहले हुआ? आप एक तरफ कहती हैं गंदम महंगी हो गई है, तो गंदम महंगी किसान को ही उसके पैसे मिलने हैं ना, मुझे और आपको तो नहीं मिलने। आपकी गंदम प्रॉपर कीमत मिली, आलू प्रॉपर कीमत मिली, किसान खुश नहीं है, जो सपोर्ट प्राइस आप लोग दे रहे हैं, किसान खुश नहीं है। आप मुझे बताएं, किसान खुश है? किसान खुश नहीं है। ये तो आप कह रही हैं ना, ये मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं, बिल्कुल किसान खुश है, लेकिन किसान के लिए हमें और करना है। इस मुल्क ने किसान को अच्छा ट्रीट नहीं किया पिछले 40-50 साल में, लेकिन ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि किसान खुश नहीं है, ये भी मुनासिब नहीं है। यही हाल गैस सेक्टर का है। क्या गैस की पहली दफा लोड शेडिंग हो रही है? जब हम सवाल करते हैं, क्या हर साल नहीं होती? और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा घरों की, एक तरफ आप कह रहे हैं नए घर नहीं बन रहे, दूसरी तरफ आप देखें तो गैस की जो डिमांड है मीटर्स की, दूसरी तरफ अटैक होता है, आप नए मीटर नहीं लगा के दे रहे। इतने लाख लोग हैं, उनकी मीटरों की एप्लीकेशन है, तो नए घर बन रहे हैं तो उनकी एप्लीकेशन है ना। तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुअर है, 40 साल में डेवलप नहीं हुआ, और अब आप इस हुकूमत से कहते हैं 2 साल में सब ठीक कर दें, ये अगर गुस्सा निकालना है इस हुकूमत पे तो बिल्कुल ठीक है, जायज तरीका है। लेकिन अगर आप गुस्सा तो प्राइम मिनिस्टर साहब निकालते हैं, 70 साल का पड़ा हुआ गंद है। साहब का गुस्सा नजर आता है जब आए रोज वो अपने वज़रा को तब्दील करते हैं, जब वो कहते हैं अब वक्त आ गया परफॉर्मेंस दिखाने का, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमें कोई तजुर्बा नहीं है, वो हमेशा कहते हैं, या हम सीख रहे हैं। हमें गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? हमारा काम है सिर्फ सवाल पूछना, आप लोगों का काम है जवाब देना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुफ्ती इस्माइल साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती इस्माइल साहब आपका। मुफ्ती इस्माइल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है? क्या आप लोग बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दरखास्तें वसूल कर रही है, बल्कि उनके तो मुतालबे पर हो रहे हैं, लेकिन इस तजाद की समझ नहीं आ रही है। एक तरफ बात हो रही है जी इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करें, नहीं तो ये इलेक्शंस नहीं हो सकते, दूसरी तरफ पीटीएम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ें उठती हैं कि इस्तीफे दे दें। तो समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना वो इलेक्टोरल कॉलेज को पूरा करने की बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। देखें, हमारा मकसद जो था, मकसद जो है वो इस्तीफ़ा अपने जमा नहीं कराने, हमारे मकसद जो है वो इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है। और जैसे जैसे सियासी सूरत हाल डेवलप होती है उस हिसाब से हम हुकूमत अमली से चलेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ आवाम के पास अपना केस रखा है, संडेज को हमने कुछ पीडीएम की तरफ से करें, कुछ पार्टी की कन्वेंशन करें। लेकिन ये तो पीडीएम ने कहा है ना कि 31 तक अगर वज़ीर आज़म की तरफ से इस्तीफ़ा नहीं आया तो हम तो इस्तीफ़े अपने जमा करा देंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगी, उस पर आप लोग काम करेंगे। तो वज़ीर आज़म ने तो इस्तीफ़ा नहीं देना, वो तो स्टेप डाउन किसी भी सूरत करने को तैयार नहीं है, तो बात तो फिर आप लोगों के इस्तीफ़ों पर आएगी ना।
बात दुरुस्त है कि उनकी एक मतलब 22 साल की ख्वाहिश थी हुक्मरानी की, या जो पावर है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, वो एक बड़ी लालच है। लेकिन हमने जो है वो अपने जो पार्टी के जो हमारे मेंबरान हैं वो तो सारे के सारे 25-31 दिसंबर तक इस्तीफा दे देंगे पार्टी के लीडर को, मियां नवाज शरीफ को और पार्टी के शरीफ को। उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी। इस वक्त से हम क्यों अपना फॉरक्लोज कर लें ऑप्शंस के हमने बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना है नहीं लेना, वो जब जैसे जैसे वक्त आएगा हम उसको डिसाइड करेंगे। और जहाँ तक इस्तीफे देने की बात भी है तो मैं आपसे फिर गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हमारा मकसद इस्तीफा लेना है इमरान खान का। अगर इस्तीफे हमें देना पड़े खुदा ना खास्ता तो वो भी दे देंगे, लेकिन हम तो समझते हैं कि उससे पहले हमें कामयाबी हो जाएगी। आज वज़ीर आज़म ने, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि 2.5 साल गुजर गए हैं, जो टीम जिस तरीके से बननी चाहिए थी, जो वक्त मिलना चाहिए था, जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो हम लोगों की नहीं थी। मज़ीद आज उन्होंने अपने वज़रा से कहा कि आप परफॉर्मेंस देने का वक्त आ गया है, परफॉर्म करने का वक्त आ गया है। तो आप समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म की जो एतराफ़ है, इससे पहले वैसे किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह की बातें की नहीं, अपनी गलतियों का एतराफ़ किया नहीं, इस तरीके से ओपनली अपने वज़रा से ये बात की नहीं कि परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस करने का वक्त आ गया। क्या आप लोग समझते हैं कि पीडीएम की जो तहरीक है, इस्तीफ़ों की धमकी है, लॉन्ग मार्च की धमकी है, इस प्रेशर का नतीजा है? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि खान साहब की सोच के अंदर हमारे प्रेशर से खान साहब की सोच में क्या तब्दीली आई है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब हमने ये मूवमेंट शुरू करी तो चीनी 115 रुपए की थी और आज 90 रुपए से कम हो गई है। जब हमने ये मैदा जो था वो 70 रुपए का 75 रुपए का था, लेकिन अब 70 से नीचे आ गया, 65-70 के दरमियान है। और जो इस साल का जो नया क्रॉप आया चीनी का, तो इन्होंने कोई नई स्कीम नहीं बनाई है कि एक्सपोर्ट कर दे, जैसे पिछले साल किया कि 45 का एक्सपोर्ट करके फिर 90 का फिर मंगवाया। ऐसी कोई नई स्कीम नहीं बढ़ाई है। आप देख लीजिए कि 3-4 महीनों में बिजली की नरखें नहीं बढ़ी हैं, गैस की नरखें नहीं बढ़ी हैं। आप ये देख लीजिए कि पिछले 3-4 महीनों में अद्वियात के अंदर मजीद कोई चोरी का नया प्लान नहीं बना है, हालांकि बहुत ज़्यादा 500% रेट बढ़ा दिए हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो कुछ हुकूमत की जो चोरी थी उसको तो हमने काबू कर लिया है, लेकिन जो नेग्लिजेंस है, जो इनकॉम्पिटेंस है, एक आदमी को काम ही नहीं आता हो, जो एनर्जी के अंदर आपने देखा कि LNG वक्त पे नहीं मंगवाई, LNG पूरी नहीं, आज पंजाब में और कराची में और मुल्क के दीगर जगहों पे गैस की शॉर्टेजेस होना शुरू हो गई हैं, गैस के प्रेशर ड्रॉप हो रहे हैं, इंडस्ट्री का पहिया जो बैठ रहा है। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी मूवमेंट से कुछ तो इनके ऊपर प्रेशर आया है। अल्लाह करे। आज उन्होंने, आप पेट्रोलियम तवानाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी होती है, जिस चीज़ के बारे में सोच के मुझे नींद नहीं आती है, वो है वजारत तवानाई। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि वजारत तवानाई डिलीवर करने में नाकाम है। अब समझ में नहीं आ रही, जो उनकी नींदें उड़ी हुई हैं वो आप लोगों की वजह से उड़ी हुई हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो आप लोगों पर ही लगते आए हैं कि महंगी बिजली बनाई आप लोगों ने, महंगे मुआहदे किए आप लोगों ने, महंगी LNG आप लोगों ने ख़रीदी, तो नींदें कहीं आप लोगों की वजह से तो नहीं उड़ी हुई वज़ीर आज़म की? इस अगर आपने महंगी LNG खरीदी है तो क्या करा है? हमने तो 11% से लेकर 13% तक लंबे मुआहदे करे थे। जहाँ 75% गैस दुनिया में लॉन्ग टर्म मुआहदे व्यक्ति है, हमने वो करे थे। जो लॉन्ग टर्म मुआहदे होते हैं उस पर गैस महंगी मिलती है, फिर भी हम 11 से 13% में लेके आए, 17% में गैस लेके आ रहे हैं। बात तो ये तय हो गई है कि महंगी गैस तो ये लेके आ रहे हैं। जो मुआहदे हमने करे, क्या ये कोई बता गलत किया हो? मतलब खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने कोई मुआहदा गलत नहीं किया। तो ये देखें ना, मैं तो सीधी बात करता हूँ, सबसे आसान एग्जांपल जो है ना बहन, वो है BRT का। लाहौर के अंदर BRT हमने बनाई 27 अरब रुपए में। खान साहब के हवाली सारे चिल्ला रहे थे कि शहबाज शरीफ ने इसमें पैसे चोरी करे, सबने चोरी करे। हमने 1 सेकंड के लिए फर्ज भी कर लिया कि चले हमने चोरी करे। 27 अरब में अगर शहबाज शरीफ ने पैसे चोरी करे लाहौर की BRT से, तो मैं ये सवाल पूछ, 27 अरब रुपए में इमरान खान ने कितने चोरी करे हैं उसमें से? मतलब आप ये सोचें कि तकरीबन 30 अरब रुपए, 5 अरब में ये बनी है पेशावर की मेट्रो। आप सोचें कि इस पैसों में तो पिंडी इस्लामाबाद की बन गई, मुल्तान की बन गई और कराची की बना दी हमने। तो ये तो जुल्म ना करें ना इस मुल्क के ऊपर। मतलब एक तो चोरी ऊपर से, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम की मौशी कारकर्दगी से बहुत सेटिस्फाइड है। देखिए, अगर जब मैं वजीर खजाना था और छोड़ के गया तो 5.8% था, जिसको इन्होंने रिवाइज करके 5.5% कहते हैं इनके मुंह से। हम 5.5% से पाकिस्तान की आवाम की औसतन आमदन थी वो बढ़ा रहे थे।
इन्होंने पिछले साल 0.4% से उनकी आमदनी कम कर दी। हमारे ज़माने में आखिरी इन्फ्लेशन रेट था 3.9%, इनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट है 12%, यानी कि महंगाई जो है वो 12% से बढ़ रही है। खाने पीने की चीज़ों में जो महंगाई है वो ट्रेड डेफिसिट हमारे दौर में कम हुआ है, करंट अकाउंट जो खसारा है वो हमारे दौर में जो है ना वो कम हुआ है। आप लोग तो इस खसारे को बढ़ा कर गए थे, ये जो एक फ़र्क था ये इनकी हुकूमत में कम हुआ है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रेड डेफिसिट भी इनके दौर में कम हुआ है और करंट अकाउंट भी इनके दौर में खत्म हुआ है, इसमें कोई पिछले 4 महीने में। लेकिन ये कि इंपोर्ट कम हुआ ना, एक्सपोर्ट तो 1 पैसे से नहीं बढ़ी। 40% डिवैल्यू करने के बाद आपने 1 पैसा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया। हाँ। अब अगर आपने कर दिया तो इसलिए कम कर दिया कि आपने अपनी इकोनॉमी बंद कर दी, जीडीपी ग्रोथ बंद कर दी। मैं अगर इस तरह कहूं कि मैंने अपने माहाना खर्चे बचा लिए अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के, तो ये कौन सी इसके अंदर जहानत होगी? मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना, तो आपने यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाना छोड़ दी, आपने सीपैक रोक दिया, आपने बिजली घर लगाना छोड़ दिए, आपने सारी चीजें करना छोड़ दी, फिर आप बोलते हैं कि मैंने इंपोर्ट कम कर दिया। तो इसमें कौन सी मतलब बड़ी बात कर ली? गुजारिश ये है कि जहाँ इन्होंने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया, खान साहब ने कहा था मैं टैक्स रेवेन्यू डबल करूंगा, वो वहां तक भी नहीं पहुंचे जितना मैं छोड़ के गया था। ना इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाए, वहां तक नहीं पहुंचे जहाँ हम छोड़ के गए थे। ना इन्होंने मतलब इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में कुछ दिनों पहले लफ्ज ने सर्वे किया, 21% लोग अब बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। 11% कम हुई है, 27% हाउस होल्ड बोल रहे हैं कि हमारी इनकम पिछले 6 महीनों में कम हुई है। खान साहब ने जो गरीब लोगों के ऊपर खास तौर पर बोझ डाला है वो बहुत बहुत मुश्किल कर दी है। हाँ, अलबत्ता जहांगीर तरीन साहब, आमिर कियानी साहब, ये जो जिन बड़े बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा है इन 2 सालों में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नून के रहनुमा मुफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी कोविड-19 से दुनिया की जान नहीं छूटी थी कि बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आई है। सार्स कोविड वायरस 2 की जन्याती तौर पर इस तब्दील शुदा शक्ल को साइंसदानों ने B117 का नाम दिया है। सितंबर में इंग्लैंड में सामने आने वाले इस वायरस में जन्याती तौर पर 23 तब्दीलियाँ यानी म्यूटेशंस नोट की गई हैं और ये 50 से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आलमी इदारा सेहत ने हफ्ते की शब एक ट्वीट में ये कहा था कि कोरोना की नई किस्म के हवाले से बरतानवी हुकाम से राब्ते में है और कहा गया कि जल्द हुकूमतों और अवाम को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। कोरोना की ये नई किस्म जनूब मशरक़ी बरतानिया में सितंबर में सामने आई थी और जब इस खित्ते में और अब जो इस खित्ते में फैल रही है और बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। आलमी इदारा सेहत की एक माहिर के मुताबिक इसे समझने के लिए तहकीक जारी है कि ये कितनी तेज़ी से फैल सकता है और क्या ये इस किस्म से मुतालिक है या दीगर अनासिर का मजमुआ है। उनका ये भी कहना था कि ये किस्म डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी सामने आई है, मगर वहाँ केसेस ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में तेज़ी से फैलता नया कोरोना वायरस सामने आने के बाद लंदन में शहरी खौफ का शिकार हैं। जो लोग हैं लंदन के वो शहर छोड़ रहे हैं। एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशंस पर रश है। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स की कीमतें गिर रही हैं। बरतानिया में वायरस की नई किस्म सामने आने के बाद पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, मिडल ईस्ट और एशिया के कई ममालिक ने बरतानिया के सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में काबीना सेक्रेटेरिएट के एविएशन डिवीज़न की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि NCOC के इजलास में बरतानिया में नए कोरोना वायरस के पेश नज़र बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर 22 दिसंबर की रात से 29 दिसंबर की रात तक आर्जी पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि वो मुसाफिर जो 10 रोज़ से बरतानिया में हैं उन पर भी पाबंदी का इतलाक होगा। तहम बरतानिया से ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तानी शहरी जो विजिट वीज़ा पर बरतानिया पर हैं उन्हें सफ़र से 72 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर दोबारा टेस्ट किया जाएगा और PCR टेस्ट रिपोर्ट आने तक मुसाफिरों को हुकूमती मुसाफिर खाने में ही रहना होगा। अगर मुल्क में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल की हम बात करें तो गुज़श्ता रोज़ 82 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए, जबकि मुल्क में इस वक्त फ़ाल जो केसेस हैं उनकी कुल तादाद 40,000 से ज़्यादा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान कोरोना वायरस की नई जो किस्म है इससे महफूज रह सकेगा? कोरोना की नई किस्म का मुकाबला करने के लिए हुकूमत को मज़ीद क्या इक़दाम करने हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या नई कोरोना वैक्सीन किस हद तक दुनिया को नए वायरस पर
काबू पाने में मदद दे सकेगी। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना की दूसरी किस्म जो आ रही है, जिसकी वजह से खासकर इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ व हरास है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि ये कोई नई किस्म है, कितनी ख़तरनाक है, इससे बचा कैसे जा सकता है? ये एक नया वेरिएंट है जिसमें वो वाला हिस्सा जिससे ये खलिए में दाखिल होता है, स्पाइक एस प्रोटीन, उसके जीन में तब्दीलियां आ गई हैं, जिसकी वजह से इसकी एग्रेसिवनेस, इसके फैलने की जो काबिलियत है वो 70% ज़्यादा हो गई है। और इसकी वजह से पूरे यूरोप में काफ़ी खौफ और हरास फैल गया है कि अगर दूसरे ममालिक में भी ये फैल गई तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे ममालिक बहुत मुसीबत में हैं, और अगर ये वाली जो वेरिएंट है ये फैल जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगे। और 50 से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ये उस वायरस के मुकाबले में जो कि पहले जो चाइना से आया था उसमें म्यूटेशन हुई थी, उससे कोई 50 से 70% ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। और ये जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, और इसका ख़तरा हमेशा से था क्योंकि ये हर 2 या 3 हफ्ते बाद म्यूटेट कर रहा था। हमने कराची में, मेरी लेबॉरेटरी में भी हमने चेक करते रहे हैं, तो 109 म्यूटेशन हमें भी मिली हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये वायरस है उसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये बराबर पाकिस्तान में भी वायरस अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है, यहाँ भी इसकी जो साख्त है, शक्ल बदल रही है जी। और 109 जगह पर हमें म्यूटेशन मिली हैं। अच्छा। मुख्तलिफ वायरस के सैंपल्स में जो कराची से हमने हासिल किए हैं। ये जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में पूरा सीक्वेंस किया जाता है, तकरीबन 30,000 मॉलिक्यूल्स की लड़ी है, तो उसमें देखा जाता है कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ आती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। तो ये जो है हर 2-3 हफ्ते बाद ये म्यूटेट कर रहा है, और ये ख़तरा बिल्कुल था और है कि ये जो है ये और फर्दर म्यूटेशन होके इसकी एग्रेसिवनेस और बढ़ सकती है। और अभी जो है ये फैलाव ज़्यादा है, लेकिन अमवात ज़्यादा हो रही हैं, इससे ये अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ। फैलाव ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि फैलाव ज़्यादा है इस वजह से अमवात भी ज़्यादा होंगी। तो इस नए वायरस की आप क्या समझते हैं कि पहले ही ज़ाहिर है इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं SOPs को फॉलो करने के हवाले से, तो क्या और ज़्यादा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बदलने की ज़रूरत है हमें? जी हाँ बिल्कुल, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ये बरतानिया वाले जो वेरिएंट है ये पाकिस्तान में ना आ जाए। तो बरतानिया से सारी फ़्लाइट्स बैन रखनी पड़ेंगी, सख्ती से कंट्रोल करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर भी हमें SOPs को ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। जलसे जुलूसों पर मैं तो कहता हूँ कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में नाफिज कर देनी चाहिए, ताकि कोई जलसे जुलूस ना हो, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है कि इस तरह की चीज़ें फैलती हैं। एक आदमी से 5 आदमी, और 5 से जो है 2500, फिर 150, इस तरह करके एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इसके लिए फौरी तौर पे हमें इसके बारे में सोचना है कि इससे पहले कि ये मुल्क में आके और ये बेकाबू हो जाए, तो अभी से हमें। तो डॉक्टर साहब, ऑलरेडी जो वैक्सीन आ चुकी है, बरतानिया में तो शुरू भी हो चुकी है ये वैक्सीन, तो अब इस नए वायरस के आने के बाद क्या वो वैक्सीन जो है वो यूज़फुल रहेगी या ज़ाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, इस पर असर नहीं करेगी? जो कंपनीज हैं जिन्होंने वो वैक्सीन, फाइजर और मॉडर्ना, उनका ख्याल ये है कंपनीज का कि ये इफेक्टिव रहेगी इस वायरस की शक्ल पर भी, लेकिन ये जो है ये वक्त बताएगा, क्योंकि कंपनीज तो ऑप्टिमिस्टिक हैं। 100% श्योरिटी से तो नहीं कहा जा सकता जब तक कि एक्चुअली टेस्ट ना हो जाए। ये बिल्कुल नया फिनोमेना है, 1 हफ्ते के अंदर डिस्कवर हुआ है। तो लेकिन उनका ख्याल है जो कंपनीज जो मार्केट कर रही हैं और सप्लाई कर रही हैं वैक्सीन्स, जो 2 कंपनियां जो इस वक्त बरतानिया में और अमेरिका में, फाइजर और मॉडर्ना, उनका ख्याल है कि ये उसके खिलाफ भी इफेक्टिव रहेगी, लेकिन शॉर्टी से नहीं कहा जा सकता। तो डॉक्टर साहब, कोरोना की जो नई किस्म है इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो इस हवाले से जो प्लाज्मा के ज़रिए, प्लाज्मा एक जो सेहतयाब हो जाता था पेशेंट, उसका प्लाज्मा दूसरे शख्स में मुंतकिल करना, तो क्या ये जो नई किस्म है इसके ज़रिए भी इसका इलाज हो सकता है, प्लाज्मा की मुंतकली के ज़रिए? जी बिल्कुल, थ्योरेटिकली तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लाज्मा का से इलाज जो है वो बड़े पैमाने पे कभी किसी मुल्क में कामयाब नहीं हो पाया है कोरोना के खिलाफ। बहुत लिमिटेड रहा है, क्योंकि इससे
इतने तादाद में प्लाज्मा मुहैया होना और सप्लाई करना प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो प्लाज्मा जो है वो इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब वैक्सीन ही है जो कि आसानी से और बड़े पैमाने पे दी जा सकती है। लेकिन अभी पाकिस्तान में वैक्सीन आने में काफ़ी टाइम लगेगा, शुरू तो हो जाएगी महीना 2 महीने में, लेकिन इतनी तादाद में कि हमारी 15-20 करोड़ पॉपुलेशन कवर हो जाए उसके लिए शायद साल भर लग जाए। तो ये वायरस जो है अब ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आपके साथ रहेगा। हमें इसके साथ जिंदा रहने सीखना होगा और SOPs को फॉलो करना होगा जब तक कि इफेक्टिव वैक्सीन बड़ी क्वांटिटी तो आप कह रहे हैं जो आने वाला नया साल है वो भी इस वायरस के साथ ही गुजरेगा? न सिर्फ अगला साल बल्कि हो सकता है अगले 5 साल, कोई कह नहीं सकते। ये वायरस बदल रहा है। इवन वैक्सीन आ भी जाए मार्केट में तब भी जी आप देखें ना, फ्लू वायरस कितने अरसे से है, हेपेटाइटिस का वायरस कितने अरसे से है। तो ये वायरसेस जब आते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि फौरी तौर पे ये खत्म हो जाएं। बहुत से वायरसेस जो है फिर वो 10-10, 20-20, 50-50 साल आपके साथ रहते हैं और वो अपनी शक्लें बदलते रहते हैं। आज तक फ्लू वायरस की कोई इफेक्टिव वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। आप सर्दियों के शुरू में आप लगा लेते हैं तो किसी हद तक प्रोटेक्ट होते हैं। ये फ्लू वायरस का यही सिलसिला इस वायरस का भी हो सकता है। तो ये अपनी शक्ल तब्दील रहेगा और हर साल, हर 2 साल बाद आपको नई वैक्सीन लेकर आनी पड़े, शायद ये मुमकिनात में से है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दरख्त लगाओ, पैसे कमाओ। हुकूमत ने बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम का आगाज़ किया है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में जंगलात के दरख्तों को काट कर इमारतें खड़ी की गईं। बहैसियत कौम अपने दरियाओं को भी हमने आलूदा किया। सिंध में ज़ेर ज़मीन 70% पानी ने आलूदा है कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान माहौलियात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला 5वां मुल्क होगा। हमें आइंदा नस्लों के लिए सरसब्ज पाकिस्तान की मनसूबाबंदी करना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस मंसूबे से हर तरह हमारे मुल्क की मदद होगी और हमें दरख्त उगाने में 2 और चीज़ों पर जोर देना चाहिए, जिसमें एक जैतून है। हम घी बाहर से मंगवाते हैं जो $3 अरब की दरामद करते हैं, लेकिन जैसे रुपया नीचे जाता है दरामदात महंगी हो जाती हैं। मेरे और मेरी हुकूमत पर सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि माहौलियाती तब्दीली के जो मसाइल आते हैं वो ठीक करें, जंगलात को बढ़ाएं और फ़ज़ाई आलूदगी को भी ठीक करें। अब सवाल ये है कि इस मंसूबे के खदोखाल क्या हैं, क्या हुकूमत इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए किस हद तक जो है ना वो किस तरीके से मुआवनत भी फराहम करेगी, और पाकिस्तान बिलियन ट्री हनी मंसूबे से कितने पैसे जो है ये पाकिस्तान कमा सकता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीन असलम साहब आपका। ये बताइएगा कि बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम जो है इसकी डिटेल्स क्या है, मकसद क्या है, जो कल वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए भी कहा, क्या फ़वाइद हैं जो इस प्रोग्राम को मुतारिफ़ करवाया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो बिलियन ट्री हनी का आज इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है, ये हमने इसलिए किया है कि दुनिया में इस वक्त हनी की प्रोडक्शन जो है वो नीचे जा रही है और इसकी वैल्यू बहुत है। और पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया हुआ है कि हमारे पास 12 इकोलॉजिकल जोन्स हैं और मुख्तलिफ किस्म का तकरीबन 10 किस्म का यहाँ पर हनी जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और हमारे पास जो सबसे अहम बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हम 2 बड़े इनिशिएटिव कर रहे हैं। एक 10 बिलियन ट्री सुनामी का है और दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव का है। ये दोनों ऐसे इनिशिएटिव हैं जहां पर हम वो हैबिटाट्स पैदा कर रहे हैं जहां पर हम हनी की प्रोडक्शन सर ये बताइएगा, जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम है आप लोगों का, क्या ये जो दरख्त है इसी में शामिल किए जाएंगे, ये इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा जहां पर हनी की भी जो है ना वो प्रोडक्शन हो सकेंगे? बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा है ना? जी बिल्कुल, ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब कुंडिया गए थे तो उन्होंने ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम यहाँ पर दरख्तों को बचाने के लिए इनके अंदर हनी की प्रोडक्शन को स्टार्ट करें। तो उसके लिए हमने ये पूरा एक प्रोग्राम किया और इसमें 4 मिनिस्ट्रीज ने कोलैबोरेट किया आपस में। आज MOU साइन हुआ है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद था जो कि 9 अरब रुपये की फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पर। और इसमें हमने जो ज़रूरी बात है वो ये की है कि पाकिस्तान में हम
हम हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाना भी चाहते हैं और उसके साथ साथ हम एक प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ इस हनी को एक्सपोर्ट मार्केट में ले जाना चाहते हैं। इसकी ब्रांडिंग हमने बिलियन ट्री हनी की है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ शामिल हुई है, जो कि सर्टिफिकेशन लैब्स बनाएगी, जो कि इस हनी की क्वालिटी को सर्टिफाई करेंगे और फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसमें पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है और हमारी मिनिस्ट्री का इसमें फ़ायदा ये है कि हम जहाँ पर अपने दरख्तों को लगा रहे हैं, उनको दरख्तों को बचाने के लिए एडिशनल रेवेन्यू पैदा होगा, जो कि लोकल लोगों को जॉब्स भी देगा। वो इन दरख्तों की फिर प्रोटेक्शन तो भी ये करेंगे। बताइएगा कि ऐसे दरख्त लगाने के लिए किसानों की हुकूमत क्या जो है वो हेल्प करेगी, मसलन खाद, बीज, फाइनेंशियल किस हद तक सपोर्ट करेंगे आप किसानों को? हाँ, इसमें हम जो ये दरख्त हैं हनी की प्रोडक्शन के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, वो दरख्त हम ऑलरेडी उगा रहे हैं। हम ये बेरी के, रशियन ऑलिव है, रुबीनिया है, शीशम है, ये वो दरख्त हैं जो कि हम अपने 10 बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ जगह पर लगा रहे हैं। अब हम कर ये रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग उस इलाके के लोग हैं, उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि वो इन जंगलात में आकर इन दरख्तों के जरिए अपने हनी को प्रोड्यूस कर सकें। उसके लिए हमने एक फाइनेंशियल फैसिलिटी पैदा की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाएगा इन लोगों को कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत। और वो जो हमने मॉडल बनाया है उसके जरिए वो ये हनी भी पैदा कर सकेंगे। इसकी बायबैक भी गवर्नमेंट करेगी उनसे, और वो 40,000 रुपये महीना अपने एक यूनिट से बना सकेंगे। सही। आखिरी सवाल, ये जो जैतून के दरख्तों का भी कल जिक्र किया, आप भी बात कर रहे हैं, ये भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे ये दरख्त? जी, अभी फिलहाल हम 10 बिलियन की सुनामी के तहत जैतून के दरख्त नहीं लगा रहे। अच्छा, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी और इंशाल्लाह हम इसमें बैठकर इसका पूरा प्लान बनाएंगे। कि उन्होंने जगह भी मुख्तस की है, एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए हैं उन्होंने बताया कि रिवर इंडस का जो राइट बैंक है उसके ऊपर बड़ा मौजूद तरीन एरिया है, वो ऑलिव की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका हम PC1 बना के इसको भी 10 बिलियन सुनामी के अंदर इसको दाखिल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के एडिटोरियल मुल्की मालियाती इदारों के आदादो शुमार और बाज़ गैर मुल्की जायज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो मईशत है ये बेहतरी की जानिब गामज़न है। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में मुल्की मईशत के मौजूदा जो खदोखाल हैं इनका नक्शा खींचते हुए और इस पर इत्मीनान का उन्होंने इजहार करते हुए मईशत के तमाम जो अशारिये हैं उनको पॉजिटिव कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तानी मईशत जो है ये कमाल अंदाज में पलट रही है। माहिरीन मईशत के बकौल अगर हालात साजगार रहे तो आने वाले दिनों में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ने के साथ साथ रुपए की कदर भी मुस्तहकम होगी, जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है और इस वक्त पैदा होती दिखाई दे रही है। जब रुपया अपनी गिरावट के इंतहाई नुक्ते को छू चुका था और ख्याल किया जा रहा था कि ये डॉलर के मुकाबले में 200 की सतह पर आ जाएगा, ताहम हुकूमती मुआशी टीम ने गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लेते हुए बर वक्त और हौसला अफजा इक़दाम किए, जिसके नताइज की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम को डॉलर अकाउंट सरप्लस होने की नवीद देते हुए बताया कि गुज़श्ता साल 1 अरब 70 करोड़ डॉलर के खसारे की बजाय इस साल करंट अकाउंट अब तक 1 अरब 60 करोड़ डॉलर सरप्लस हो चुका है। आज स्टेट बैंक के जारी करदा आदादो शुमार में ये बताया गया है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट लगातार 5वें महीने सरप्लस में रहने के बाद 44 करोड़ 70 लाख डॉलर पर पहुंचा है, जहां गुज़श्ता साल इसी अरसे में 32 करोड़ 60 लाख डॉलर का खसारा रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कर्ज़ों से रिलीफ के 1 अरब 70 करोड़ डॉलर के मुआहदों को हासिल कर लिए, जिससे कोरोना वायरस से पैदा होने वाली जो माली मुश्किलात हैं ज़ाहिर है इसको ख़त्म होने में मदद मिलेगी। मीडिया ज़राए के मुताबिक कई महीनों मुज़ाकरात के बाद होने वाला ये जो मुआहदा है कर्ज़ दहिंदगान से रवां माली साल के बड़े पैमाने पर कर्ज़ों की अदायगियों को मुअत्तल करेगा और मुल्क की बड़ी माली जिम्मेदारियों को कम करने में मदद भी फराहम करेगा। हम आपको ये भी बताएं नाजरीन कि कोरोना की पहली लहर के हमले से पहले ही पाकिस्तान के जो मुआशी आशारिये थे ये बेहतरी की जानिब जा रहे थे। रेवेन्यू ग्रोथ भी 17% पर थी, बरामदात में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने मुल्क की मईशत को बुरी तरीके से मुतासिर भी किया। इस वक्त भी मुल्क में कोरोना की जो दूसरी लहर है इस बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज है। ऐसे में अगर मईशत कमाल अंदाज में पलट रही है तो यकीनन ये वाकई खुश आइंद बात है। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत के लिए करप्शन और महंगाई जो है ये बददस्तूर एक चैलेंज बनी हुई है।
सवाल यह है कि पॉलिसी साज महंगाई में कमी लाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि आवाम को मुआशी हिंसों के जो गोरख धंधे हैं इसकी कुछ ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ सस्ती अशिया खुर्दोनोश हासिल करने के तलबगार हैं। लिहाजा अवाम का हुकूमत से एक ही सवाल है कि वो सिर्फ अपनी मुखालिफ सियासी जमातों की करप्शन को मीडिया पर बेनकाब करने में ना लगी रहे, उनको रिलीफ देने के लिए भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम किए जाएँ, कोशिश की जाए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।